तो जैसे पिछले क्लास में वो डिस्कस किया था ना कि लोकलाइजेशन, वेयर इज द लेजन, ठीक है। तो वेयर इज द लेजन मतलब आपने ये देखा कि एलिमेंट है कि यूएमएन, ठीक है। एलिमेंट में मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व, वहां तक का तो आसान था। उसके अंदर आ गए तो कॉर्ड में कहाँ पे है, रूट में कहाँ पे, एंटीरियर हॉर्न सेल तक, वहां तक आसान था। मुश्किल ये आती है कि स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ, या ब्रेन स्टेम में कहाँ, या ब्रेन में कहाँ, ठीक है। तो उसमें स्पेसिफिक पार्ट है ब्रेन स्टेम। तो आज हम लोग ब्रेन स्टेम में लोकलाइजेशन सीखेंगे, क्योंकि इस पे आपके पीजी एंट्रेंस में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। कि वेबर सिंड्रोम में क्या मिलता है, पेरिनोड सिंड्रोम में क्या मिलता है, बेनेडिक्ट सिंड्रोम में क्या मिलता है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वाले, लैटरल मेडुलरी में क्या मिलता है, मेडियल मेडुलरी में, रटना पड़ता है वो सारा चीज। आज के बाद से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपल ट्रिक से हम लोग उसको देखेंगे। तो पहले है बेसिक एनाटॉमी डिस्कस करना, उसके बाद उसका अप्लाइड पार्ट डिस्कस करना, ठीक है। अब सिंपल ये अगर ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों को जो कनेक्ट करता है वो ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम में ये पार्ट है मिड ब्रेन, ये पार्ट है पॉन्स, और ये पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। इसके बीच में अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे थैलेमस होता है, इसके घुमा हुआ रहता है ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। ये ऊपर से है, इसके ऊपर से, तो एक तरफ हम ऊपर से दिखाते हैं कि यहाँ पे कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पे आपके बेसल गैंग्लिया है, और यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। ये बेसल गैंग्लिया और बीच का जो पार्ट है ये है इंटरनल कैप्सूल, ये बेसल गैंग्लिया, ये थैलेमस, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल में भी 3 पार्ट हैं, पोस्टीरियर लिम्ब, एंटीरियर लिम्ब और जीनू। ये पता है कि पोस्टीरियर लिम्ब से सारे सेंसरी फाइबर्स जाते हैं, एंटीरियर लिम्ब से सारे मोटर फाइबर जाते हैं, और बीच वाले पार्ट से सारे क्रैनियल नर्व के जो कंट्रोल रहेंगे वो पास होंगे, ठीक है। बेसिक फंडा ये कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया कि बॉडी के सारे पार्ट का अगर हम मोटर वाला पार्ट पहले डिस्कस करें और सेंसरी वाला, तो सेंट्रल सल्कस के आगे जो होता है वो मोटर कॉर्टेक्स होता है, जो फ्रंटल लोब में होता है। सेंट्रल सल्कस के जो पीछे होता है पैराइटल लोब में, वो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है। जैसा मोटर कॉर्टेक्स में बॉडी का मैप बना हुआ है होमनकुलस, वैसा ही सेंसरी कॉर्टेक्स में भी बॉडी का मैप बना हुआ है होमनकुलस। यानी अगर कोई, अब देखो जो लेजन्स होते हैं 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो उस एरिया को इरिटेट कर रहा है, या तो वो उस एरिया को पैरालाइज कर रहा है, मतलब उसकी वजह से या तो वो एरिया ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैंड एरिया में किसी को सीजर का फोकस आ गया तो क्या होगा, हैंड में मूवमेंट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हैंड के सेंसरी एरिया में अगर किसी को सीजर का फोकस आ गया तो सिर्फ हैंड में एबनॉर्मल सेंसेशन आएंगे, पैरास्थेसिया होगा, ठीक है। ये हो गया इरिटेटिव लेजन का। अगर ये पैरालिटिक लेजन है तो क्या होगा बताओ। अगर मोटर एरिया में पैरालिटिक लेजन है, जैसे स्ट्रोक हो गया, तो क्या होगा, हैंड का वीकनेस हो जाएगा। उसी तरह से हैंड के सेंसरी एरिया में मान लो पैराइटल एरिया में स्ट्रोक हो गया तो क्या होगा, नमनेस हो जाएगा। उसके उल्टे अगर मान लो कोई न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस या ट्यूबरकुलोमा या कोई छोटा सा ट्यूमर बैठ गया है मोटर एरिया में या सेंसरी एरिया में, तो एक में नए सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक में जो पहले से आने चाहिए थे वो लॉस हो रहा है। तो वन इज कॉल्ड पॉजिटिव सिम्टम, वन इज कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम। ये बार बार न्यूरोलॉजी या साइकेट्री में यूज होगा। तो व्हाट आर पॉजिटिव सिम्टम्स व्हिच हैड अपीयर्ड व्हिच वर नॉट देयर बिफोर। नेगेटिव सिम्टम जो आपकी एबिलिटी थी वो खत्म हो रही है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेजन पॉजिटिव सिम्टम या नेगेटिव सिम्टम आएंगे, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ लेजन किस एरिया में वो सिम्टम आएंगे, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स, अभी बेसिक इसकी बात करते हैं। वहां से यहां पे ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर ब्रेन के अंदर में रहता है तो उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं अगर वो सरफेस पे हो। वो ग्रे मैटर मतलब न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी होता है, एक एक्सॉन होता है। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स।
वही ग्रे मैटर अगर अंदर में कहीं पे जाके जमा हो गया, देन दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियस। और यही अगर इसके बाहर कहीं पे जमा हो गया पेरिफेरी में, तो क्या कहते हैं? गैंग्लियन। बट देयर इज वन मिसनोमर, बेसल गैंग्लिया। मतलब अगर नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखें तो दिस शुड बी कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना। उसी तरीके से सारे क्रैनियल नर्व हैं, ठीक है। तो सारे क्रैनियल नर्व, अब देखो हैंड का एरिया है, क्रैनियल नर्व क्यों चाहिए होते हैं? जैसे कि जो डेवलपमेंट है हमारे बॉडी का, उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और फेरिंजियल आर्च ऐसे पढ़े होंगे ना एम्ब्रियोलॉजी में। तो जो बाकी एक्टोडर्म से डेरिवेटिव हमारे मसल्स हैं, उनके लिए यहां से निकलने वाले स्पाइनल नर्व हैं, ठीक है। लेकिन जो बॉडी पार्ट हमारे ब्रैकियल आर्च से डेवलप हुए हैं, वो मोस्टली क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर है। और इनके मसल्स को मूव करने के लिए, यहां से सेंसेशन ले जाने के लिए जो सिमिलर टू स्पाइनल नर्व है, दोज आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाई उसमें जैसे बोलते हैं ना स्पेशल सोमैटिक एफरेंट या इफरेंट, जो जनरल सोमैटिक, जनरल विसरल, स्पेशल सोमैटिक, स्पेशल विसरल। तो बाकी पार्ट के लिए जो एक्टोडर्मल डेरिवेटिव है उनके लिए तो जनरल होता है सोमैटिक इफरेंट, लेकिन जो ब्रैकियल आर्च से डेवलप होते हैं उनके लिए वो चीज स्पेशल ऐड हो जाता है, ठीक है। छोड़ो। तो यहां पे ये आते हैं कि क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस क्यों चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जैसे स्पाइनल नर्व के लिए हमने डिस्कस किया कि वहां से पिरामिडल ट्रैक्ट के फाइबर, मान लो इस साइड का हमको कंट्रोल करना है, अगर लेफ्ट का कंट्रोल करना है तो राइट के मोटर कॉर्टेक्स के उसमें लेयर्स होते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो उसमें जहां पिरामिडल सेल सबसे बड़े सेल होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर में, ठीक है, वहां से या बेड सेल भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एरिया 4 में जो होते हैं 6 लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो एरिया 4, ये सारे एमसीक्यू पॉइंट है कि पिरामिडल फाइबर कहां से निकलते हैं, तो पिरामिडल सेल से। पिरामिडल सेल को और क्या कहते हैं? बेस सेल या लार्जेस्ट सेल कहते हैं। वो किस कॉर्टेक्स में होते हैं? तो कॉर्टेक्स का लेयर 4 में होते हैं। ये सारे एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। वहां से निकलेंगे पिरामिडल फाइबर, ठीक है, वो क्रॉस करेंगे, कहां पे क्रॉस करेंगे? यहीं पे या नीचे आके? नीचे आकर के। कहां पे? मिड ब्रेन में, पॉन्स में या मेडुला में? अब यहां पे देखो बहुत सारे जगह से फाइबर्स निकल रहे थे, ये सारे कंसंट्रेट हो गए एक जगह पे। कहां पे? इंटरनल कैप्सूल पे। उसमें भी जीनू के पास जो फेस में जाने वाले थे और एंटीरियर पार्ट में वो जो कि नीचे जाने वाले थे। तो इस तरीके से देखो तो फाइबर्स ऐसे यहां पे रेडिएट कर रहे हैं या रेडिएट करके एक जगह कन्वर्ज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड कोरोना, ठीक है। वहां से इंटरनल कैप्सूल पे मर्ज किया, वहां से फिर वो नीचे आने लगा, तो उसको हम बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। वो पिरामिडल ट्रैक्ट एक बंडल में थे, ठीक है। यानी यहां पे ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, ये मेडुला। तो यहां पे हो जाता है क्रस सेरेब्राई, ठीक है, क्रस सेरेब्राई। तो यहां पे सारे मोटर फाइबर कंडेंस्ड है। इसमें अंदर की तरफ जो रहेंगे वो बल्बर फाइबर रहेंगे, मतलब क्रेनियल नर्व वाले फाइबर रहेंगे। साइड में जो रहेंगे वो लिम्स वाले, एक्सियल वाले फाइबर रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये कंसंट्रेटेड थे, उसके पहले यहां पे बिखरे हुए थे। इंटरनल कैप्सूल में एकदम एक जगह पे आ गए थे, पॉन्स में आकर के फिर ये बिखर जाएंगे, मतलब यहां पे ये फिर छोटे छोटे न्यूक्लियस में बदल जाएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद जब मेडुला में पहुंचेंगे तो यहां पे ये क्रॉस करेंगे, ठीक है। इस एरिया को अगर मेडुला को देखोगे सामने से, ठीक है, तो यहां पे ये फूला हुआ पार्ट लगता है दोनों तरफ, ठीक है। इसको बोलते हो पिरामिडल सल्कस, दो पिरामिड के बीच में, या पिरामिडल एमिनेंस, ठीक है। यहां पे ये पिरामिडल ट्रैक्ट आ करके फिर क्रॉस करेंगे। इस पार्ट को हम बोलते हैं पिरामिडल डिकसेशन, ठीक है, मतलब क्रॉस कर रहे हैं यहां पे पिरामिडल फाइबर, ठीक है। इसमें भी अपर लिम्ब के फाइबर अलग जगह क्रॉस करते हैं, लोअर लिम्ब के फाइबर अलग जगह क्रॉस करते हैं,
ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड में भी उनका अरेंजमेंट कैसे होता है वो वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड में कैसे हाथ वाला पैर वाला कहाँ पे अरेंजमेंट होता है, या कैसे हम जानेंगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है वो अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ जा रहा है या बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा जब भी पारापारेसिस का केस रहेगा तो पूछा जाएगा कि वेदर द लेजन इज इंट्रामेडुलरी और एक्स्ट्रामेडुलरी, इंट्राड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल, इस तरह के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो पॉन्स में ये बिखर गए, फिर मेडुला में इन्होंने क्रॉसिंग कर ली। ठीक है, अब इस क्रॉसिंग से हमको क्या मतलब निकल रहा है, इससे हम क्या बेसिक कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं। अगर यहां पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो यहां पे फेस का फाइबर भी, आर्म्स का फाइबर भी, लिम्स का फाइबर भी होगा, तो फेस भी इधर का ही जाएगा, आर्म्स भी इधर के ही जाएंगे, लोअर लिम्स भी इधर के ही जाएंगे, मतलब तीनों इधर का ही वीकनेस होगा, है ना। मान लो ये खूबसूरत सा इंसान है, ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम यहां पे है, ठीक है, तो फेस भी इधर ही का जाएगा, आर्म्स भी इधर का ही, लिम्स भी इधर का ही जाएगा। तो जो वीकनेस है दैट इज कॉल्ड अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया, है ना, मतलब तीनों एक ही तरफ का है। ठीक है, लेकिन सोचो कि अगर प्रॉब्लम यहां पे हो, ठीक है, यहां क्रॉसिंग के पास, ठीक है, या फेशियल नर्व यहां से निकल रहा था, इसके पास अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम होगा, तो क्या होगा, ये फेस किधर का जाएगा, यहां पे प्रॉब्लम हो तो देखो, इसको इमेजिन करो, ये तो इधर का गया, लेकिन यहां पे एक इधर के फाइबर आ रहे थे, ये यहां पे आके क्रॉस करने वाले थे, ठीक है, तो अब हाथ पैर किधर का वीकनेस होगा, ऑपोजिट साइड का, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया। हेमी पैटर्न ही मिल रहा है, बट दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज अनक्रॉस्ड। तो अगर किसी को क्रॉस्ड वीकनेस मिल रहा है, इसका मतलब लेजन ब्रेन में है या ब्रेन स्टेम में, अगर अनक्रॉस्ड है तो कहां पे मिल रहा है, ठीक है, ये समझ गए। आइदर कॉर्टेक्स और सब कॉर्टेक्स, मतलब इंटरनल कैप्सूल में या इसमें कहीं पे भी हो सकता है। तो ये बेसिक एनाटॉमी जानने का मतलब ये है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि क्रैनियल नर्व कहां से निकलते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड के लिए ये था कि यहां से पिरामिडल ट्रैक्ट निकले, घूमते घूमते आए, यहां पे क्रॉस किया, फिर नीचे आया, ये एक ही न्यूरॉन है जो यहां से लेकर के यहां तक आ रहा था, एक ही न्यूरॉन, लंबा न्यूरॉन, मतलब सेल बॉडी यहां पे, उसका एक्सॉन यहां तक आया, यहां पे एंटीरियर हॉर्न सेल पे वो सिनेप्स करेगा, और यहां से फिर दूसरा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा जो आगे जाकर के मसल को सप्लाई कर रहा था, ठीक है। उस एंटीरियर हॉर्न सेल के पहले अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यूएमएन लेजन आ रहे थे, और उस एंटीरियर हॉर्न सेल के बाद अगर कोई आ रहा है तो वो एलएमएन लेजन आ रहे थे। यानी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे भी देखो, ब्रेन में क्या है, बाहर में है ग्रे मैटर, ठीक है, और अंदर में है व्हाइट मैटर, ठीक है। लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आते हो, ठीक है, अंदर में हो जाता है ग्रे मैटर और बाहर में है व्हाइट मैटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा वो यहां से निकलेगा, यानी यहां के बाद अगर जाएगा तो एलएमएन, इसके पहले आएगा तो यूएमएन। तो ये तो बड़ा ऑर्गेनाइज है, मतलब यहां ये बाहर में था, अंदर में ये था, यहां ये अंदर है, ये बाहर है, तो कहीं ना कहीं तो ये ट्रांजिशन हुआ होगा, है ना। तो बीच में आता है ब्रेन स्टेम, तो वहां ये ग्रे मैटर टूट टूट के अंदर में जमा हो जाते हैं, ठीक है, और ये व्हाइट मैटर जैसा का तैसा रह जाता है, ठीक है। तो जो ग्रे मैटर यहां पे टूट के मिल रहे हैं, दोज विल बी कॉल्ड न्यूक्लियाई,
ये समझ गए? अब जाहिर सी बात है यहां पे ये एंटीरियर हॉर्न सेल का काम करने से, मतलब यहां पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का सिनेप्स हो रहा था स्पाइनल नर्व के लिए, तो यहां पे न्यूक्लियाई में किसका सिनेप्स हो रहा होगा? क्रेनियल नर्व के लिए, यहां से जो नर्व निकलेंगे। सो जो फंडा यहां पे, अब इस न्यूक्लियस के पहले अगर कोई लेजन हो रहा है तो उस क्रेनियल नर्व के लिए क्या होगा? वो यूएमएन, और इसके बाद अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एलेमेन। चूंकि यहां पे वेल फॉर्म न्यूक्लियस नहीं थे इसलिए हम सीधे यूएमएन एलेमेन कह रहे थे। सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम ब्रेनस्टेम में ले जाते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के नीचे, तो द लेजन सिचुएटेड और लोकेटेड अबव द न्यूक्लियस विल बी कॉल्ड, क्या बोलेंगे उनको? सुप्रा न्यूक्लियर लेजन। और उस न्यूक्लियस के नीचे अगर होगा तो क्या बोलेंगे? इंफ्रा न्यूक्लियर लेजन। तो जो सेम यूएमएन स्पाइनल कॉर्ड के लिए था, ब्रेनस्टेम के लिए क्या हो जाएगा? सुप्रा न्यूक्लियर, और नीचे के लिए क्या हो जाएगा? इंफ्रा न्यूक्लियर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सुप्रा न्यूक्लियर इंफ्रा न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम समझते हैं कि कहां कहां से कौन कौन से क्रेनियल नर्व निकलेंगे, ठीक है, मतलब उनके न्यूक्लियस कहां पे होंगे। जहां पे न्यूक्लियस होंगे उसके पास लेजन होगा, तो किसका सुप्रा न्यूक्लियर, किसका इंफ्रा न्यूक्लियर, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो याद करना उतना ही मुश्किल होता था, आज के बाद नहीं होगा। तो अब हम पढ़ते हैं रूल ऑफ 4, ठीक है। 4 रूल हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला, 4 क्रेनियल नर्व पॉन्स के ऊपर से रहेंगे, 4 क्रेनियल नर्व पॉन्स के नीचे से रहेंगे, और 4 क्रेनियल नर्व पॉन्स से रहेंगे, ठीक है। पहला रूल ऑफ 4 मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 ये पॉन्स के ऊपर से रहेंगे, 1 और 2 पता है, मतलब 3 और 4 कहां से रहेंगे? मिड ब्रेन से। 4 यहां से रहेंगे पॉन्स से, कौन से हो गए? 7 8, और 4 नीचे से 11 12, ठीक है। इसका मतलब अगर पॉन्स में लेजन है तो 5 6 7 8 का कैसा लेजन होगा? इंफ्रा न्यूक्लियर। 9 10 11 12 के लिए सुप्रा न्यूक्लियर, इसके न्यूक्लियस के तो ऊपर लेजन हो गया। सेम चीज अगर मिड ब्रेन में करते हैं तो 3 4 के लिए इंफ्रा न्यूक्लियर या न्यूक्लियर, जो भी बोलोगे, उसके नीचे वालों के लिए सुप्रा न्यूक्लियर, ठीक है, ठीक है। दूसरा, सिंपल मैथमेटिक्स, 12 का डिवीजन में कौन कौन सा नंबर आता है? 3 4 6 12। तो जो 12 के डिवीजन में नंबर आते हैं वो सारे मीडियल होंगे और बाकी सारे लेटरल होंगे। कौन से बच गए? 1 2 को हटा दो तो 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे कहां होंगे? लेटरल। सॉरी 6 नहीं, गुड। तो अगर हम ये बोलें कि पॉन्स में लैटरल लेजन है तो कौन सा क्रेनियल नर्व जाएगा? 5 और 7 और 8। लेकिन अगर हम बोले पॉन्स में मीडियल लेजन है, कौन सा जाएगा? 6। बोले मेडुला में लैटरल लेजन है, कौन सा जाएगा? और मेडुला में मीडियल लेजन है तो कौन सा जाएगा? 12। समझ गए? ठीक है। नंबर 3, क्रेनियल नर्व के साथ साथ में वहां से और भी बहुत सारे, जैसे पिरामिडल ट्रैक्ट था। देयर आर फ्यू असेंडिंग फाइबर्स, फ्यू डिसेंडिंग फाइबर्स। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब यहां से जितने भी सेंसेशन लेकर के ऊपर तक जाना है तो वो सारे असेंडिंग फाइबर है। कैसे कैसे इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे? नॉर्मल सेंसेशन जो स्पाइनोथैलेमिक वाले थे, मतलब पेन, टच, टेम्परेचर,
प्रोप्रियोसेप्टिक वो डोर्सल कॉलम से जा रहे थे, मतलब अगर हम इसकी एनाटॉमी करें तो यहां पे जो फाइबर थे वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट थे, ठीक है, और पीछे में जो फाइबर थे वो डोर्सल कॉलम वाले थे। डोर्सल कॉलम ज्यादा माइलिनेटेड थे, तो वो ऐसे इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे जो फटाफट ऊपर पहुंचना है, मतलब प्रोप्रियोसेप्शन ज्वाइंट पोजीशन वाले। और स्पाइनोथैलेमिक से पेन टच टेम्परेचर जा रहा था। ये असेंडिंग के मेन फाइबर हुए। खास बात ये थी कि स्पाइनोथैलेमिक सेम लेवल पे क्रॉस करके ऊपर जाता है, ठीक है, और डोर्सल कॉलम वाला अनक्रॉस्ड ऊपर जाता है। देखो अल्टीमेटली ब्रेन में सबको उल्टा ही जाना है, मतलब लेफ्ट वाला ही राइट को कंट्रोल करेगा, राइट वाला ही लेफ्ट को कंट्रोल करेगा, बट ये क्रॉसिंग कहां पे हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्पाइनोथैलेमिक वाला सेम लेवल पे क्रॉस करके ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। इसको यहां से स्पाइनोथैलेमिक था, ये यहां पे क्रॉस किया, ठीक है, और ये इसी लेवल पे ऊपर चलते चला गया, ठीक है। सारे सेंसेशन को अल्टीमेटली फिर पहुंचना है थैलेमस में, ठीक है, इसको पहुंचना है थैलेमस में, और वहां से जो सेंसरी कॉर्टेक्स है वहां पे पहुंच जाना है। ये हो गया स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, ठीक है। दूसरा है डोर्सल कॉलम वाला पाथवे, वो इसी लेवल से ऊपर तक जाएगा, ठीक है, और ये यहां जाकर के क्रॉस करेगा और फिर यहां का थैलेमस में जाकर के, मतलब ये ऊपर जाके क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्रॉस करेगा सब, तो सेंसरी डिकसेशन के पॉइंट पे क्रॉस करेगा, ठीक है। और यानी इधर का जो ज्वाइंट पोजीशन था वो इधर से कंट्रोल हो रहा था, इधर का ज्वाइंट पोजीशन इधर से कंट्रोल हो रहा था। यानी अगर हम यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करें स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे, तो कौन सा किधर का जाएगा, है ना, हाँ, तो ब्राउन सेक्वायर्ड सिंड्रोम में पढ़े थे क्या होता था, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कौन सा सेंसेशन किधर से जाएगा, ठीक है। ये चीज का भी हल्का सा यूज यहां पे होगा। तो डोर्सल कॉलम वाले ऊपर ये दो असेंडिंग फाइबर हैं, उसके अलावा दो और असेंडिंग फाइबर हैं जो सेरेबेलर कनेक्शन लेकर के ऊपर तक आते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनो सेरेबेलर, ठीक है, या स्पाइनो वेस्टिबुलर, स्पाइनो रेटिकुलर, ये सारे सेम साइड के लिए जाते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया, कुछ फाइबर्स हैं जो सेलेक्टिवली इप्सिलैटरल ही होते हैं, इसमें सेरेबेलर वाला याद रखो कि सेरेबेलम सेम साइड को कंट्रोल करता है, ब्रेन ऑपोजिट पार्ट को कंट्रोल करता है, सेरेबेलम सेम साइड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ब्रेन से अलग यहां पे रख दिया गया है, ठीक है। तो सेरेबेलम सेम साइड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और यहां से फाइबर निकल के दोनों लेवल पे जाएंगे, इसमें एक बंडल के थ्रू, मतलब ब्रेन स्टेम का मिड ब्रेन से सेरेबेलम का कॉम्बिनेशन, पॉन्स से मेडुला से, इसको हम बोलते हैं क्या, पेडंकल, सेरेबेलर पेडंकल। तो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, किसका कहां से कॉम्बिनेशन है समझ गए, वहां पे जो फाइबर्स होंगे वो वहां पे जाएंगे, ठीक है। तो सेरेबेलर वाले सेम साइड को कंट्रोल कर रहे थे। तो हमने असेंडिंग फाइबर क्या क्या देखा, स्पाइनोथैलेमिक, डोर्सल कॉलम और ठीक है स्पाइनोसेरेबेलर, ठीक है। और एक सिंपैथेटिक फाइबर्स भी जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। ये सारे ऊपर जा करके ना एक जगह मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेमनिस्कस, मेडियल लेमनिस्कस, ठीक है। फेसिकुलस या फेसिकल और लेमनिस्कस में थोड़ा सा फर्क है, जस्ट शेप पे, है ना, है वो सारा फाइबर का कलेक्शन ही एक जगह, मतलब एक जगह बंडल, मतलब एक तरह के फाइबर अगर एक जगह से जा रहे हैं तो उनको एक कैप्सुलेटर दे करके एक लेमनिस्कस या फेसिकल बना दिया जाता है। तो अगर वो दिखने में गोल है, ठीक है, तो उसको फेसिकुलस बोलते हैं, और अगर ये थोड़े से इलोंगेटेड हैं तो उसको लेमनिस्कस बोलते हैं, ठीक है, लंबा लेमनिस्कस, ठीक है। तो ये सारे यहां पे जब दोनों फाइबर एक जगह मर्ज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेडियल लेमनिस्कस, ठीक। चलो, डिसेंडिंग फाइबर कौन कौन से हैं,
पिरामिडल या मोटर फाइबर, ठीक है, या कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। दूसरा एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर, जैसे रूब्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, ऐसे ये सारे। एक है मेडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस, ये क्या है? थर्ड नर्व का न्यूक्लियस है मिड ब्रेन में, और सिक्स्थ का कहां पे है? पॉन्स में। तो मान लो यहां पे सिक्स्थ का न्यूक्लियस है और यहां पे थर्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है। थर्ड किसको सप्लाई करता है? आईज का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में देखो, मीडियल रेक्टस को कौन सप्लाई करता है? थर्ड। और लैटरल रेक्टस को कौन सप्लाई करता है? सिक्स्थ। अब अगर हमें इधर देखना है तो इसका कौन सा जाएगा? लैटरल रेक्टस। इसका कौन सा जाएगा? ये तो कंजुगेटेड मूवमेंट होना चाहिए ना, मतलब अगर हम इधर देख रहे हैं तो जिस समय इसका सिक्स्थ एक्टिवेट हुआ उसी समय इसका थर्ड होना चाहिए, मतलब ये दोनों कंजुगेशन में मूव करना चाहिए, मतलब इन दोनों का आपस में कनेक्शन भी होना चाहिए। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो इन दोनों को जो जोड़ दिया इसी को हम बोलते हैं एमएलएफ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल है, फैसिकुलस मतलब गोल है, मीडियन है। क्यों मीडियन है? क्योंकि रूल नंबर 3 कहता है, ठीक है। देयर आर 4 M which are medial, ठीक है। ये M कौन कौन से हैं? पहला मोटर फाइबर, मोटर फाइबर मतलब पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा MLF, ठीक है। तीसरा मिडलाइन क्रेनियल नर्व, और चौथा मेडियल लेम्निस्कस, ठीक है। मिडलाइन क्रेनियल नर्व कौन कौन से थे? ये सब 3 4 6 12, ठीक है। MLF समझ गए। मेडियल लेम्निस्कस हमने बताया क्या है कि ये जो डॉर्सल कॉलम और स्पाइनोथेलिक ऊपर जाके एक जगह मर्ज हो जाते हैं, जब इसकी भी क्रॉसिंग हो गई और ये वाला भी, इधर वाला भी यहाँ पे पहुंच रहा होगा, मतलब यहाँ से क्रॉस करके यहाँ तक आया होगा, ये दोनों भी यहाँ से थैलेमस के पास जब जाएंगे, मतलब इसके साथ में यहाँ पे एक और चीज है, कौन सा है ये? जो इधर का सेंसेशन लेके आया होगा, मतलब यहाँ से यहाँ आया होगा, ठीक है। ये दोनों जो आपस में मर्ज कर गए, दोज आर कॉल्ड मेडियल लेम्निस्कस, ठीक है। तो 4 M आर मीडियल, मतलब मोटर फाइबर, MLF, मिडलाइन क्रेनियल नर्व, मेडियल लेम्निस्कस, ठीक है। रूल नंबर 4 S आर लैटरल, ठीक है। ये S कौन कौन से हैं? पहला सिंपैथेटिक फाइबर, ठीक है। दूसरा स्पाइनोसेरेबेलर फाइबर, तीसरा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब नीचे में जहां पे रहेगा वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रहेगा, जब मर्ज तो ऊपर जाकर करेंगे ना। या मेडियल लेम्निस्कस मान के चलो डॉर्सल कॉलम वाला ही मेनली ऊपर जा रहा है, ऊपर मेडियल लेम्निस्कस में मेजर कंपोनेंट इज बाय डॉर्सल कॉलम, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड फोर्थ इज सेंसरी पार्ट ऑफ फेस, दैट इज फिफ्थ नर्व, ठीक है। तो ये 4 लैटरल है, ठीक है। फिफ्थ नर्व का न्यूक्लियस पता है ना, उसके एक लंबे से न्यूक्लियस होते हैं, मतलब उसका एक मेन न्यूक्लियस है, प्रिंसिपल न्यूक्लियस, फिर उसका एक स्पाइनल न्यूक्लियस है नीचे में, तो नीचे तक जाता है। एक मेन न्यूक्लियस यहाँ पे होगा पॉन्स में, दैट इज प्रिंसिपल न्यूक्लियस। उसका एक न्यूक्लियस ऊपर में सिचुएटेड रहेगा मिड ब्रेन में, तो उसको हम बोलेंगे मेजेनकेफेलिक न्यूक्लियस, और उसका एक पूंछ नीचे तक लटका हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड सेंसरी या स्पाइनल पार्ट ऑफ द फिफ्थ नर्व न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो मोस्टली कहां रहेगा? लैटरल रहेगा। ये रूल 4 है, रूल ऑफ 4, सब में 4 4 आ रहा है, तो 4 पॉन्स के ऊपर, 4 पॉन्स से 4 पॉन्स के नीचे,
4 मीडियल, 3 4 6 12, बाकी लैटरल। 4M मीडियल मोटर फाइबर, मोटर फाइबर के जाने से क्या होगा, वीकनेस होगा, पिरामिडल फाइबर चला गया। MLF के जाने से क्या होगा, मतलब एक इधर गया, ये इधर नहीं आया, ठीक है, तो इसका क्या फेलियर होगा, एडक्शन या एबडक्शन, मतलब अगर इसका एडक्शन फेलियर हुआ, ये एबडक्ट कर लेगा, फिर ये देखे मेरा दोस्त कहाँ रह गया, तो वापस आके देखेगा, तो जो एबडक्शन कर रहा था उसमें निस्टैग्मस होगा। दिस इज कॉल्ड INO। देखो ऑप्थेल्मोप्लेजिया कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया में भी आईज में कितने मसल हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सिलियरी मसल्स का वीकनेस हो गया, जिसको मिड्रियासिस या मायोसिस बोलते हो, है ना। ये तो हो गया इंटरनल, मतलब जो साइक्लोप्लेजिया टाइप से जो चीज बोलते हो, साइक्लिक मसल्स थे उसके मसल के वीकनेस हो गया। मसल का वीकनेस हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से मान लो कि ग्रेव्स डिजीज हो गया, जिसमें आईज के अंदर में मसल के अंदर ही प्रॉब्लम हो जाता है, ऑर्बिट के अंदर में, उसकी वजह से भी मूव नहीं कर सकता, ठीक है। या थर्ड नर्व चला गया, है ना, तो ऑक्यूलोमोटर पाल्सी बोलते हो, जिसकी वजह से डिप्लोपिया वगैरह होगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व चला गया। या न्यूक्लियस चला गया, थर्ड नर्व का न्यूक्लियस चला गया, है ना, या 6th नर्व का न्यूक्लियस चला गया, तो उसकी वजह से उस साइड का मूवमेंट नहीं होगा। और एक कंडीशन ऐसा है जिसमें कि नर्व ठीक ठाक है, तो इसका मूवमेंट इधर का हो रहा है, ठीक है, या मान लो दूसरे का मूवमेंट दूसरे साइड में हो रहा है, लेकिन कंजुगेटेड मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो कनेक्शन था MLF वो उड़ गया। तो ना तो न्यूक्लियस की वजह से है, ना नर्व की वजह से है, ना मसल की वजह से है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया क्या है? दोनों न्यूक्लियस का कनेक्शन की वजह से। तो दिस विल बी कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि सिर्फ MLF गया है कि 6th भी गया है कि 3rd भी गया है, मतलब कहीं पे अगर कोई डैमेज हो रहा है तो ऐसा चुन चुन के तो नहीं मारेगा ना किसी को, बम फेंका तो अगल बगल जितने सब मर जाओ, ठीक है। तो हो सकता है कि INO के साथ 6th भी गया हो, INO के साथ 3rd भी गया हो, उसके हिसाब से अलग अलग सेट ऑफ सिम्टम आएंगे। बट एक्सक्लूसिवली जब हम INO की बात करें तो क्या हो रहा है, अगर इधर का MLF गया, ठीक है, तो क्या होगा, जिधर का मीडियल रेक्टस को सप्लाई करेगा उधर वाले को MLF। देखो MLF क्या हो रहा है, इसको ऐसे समझो, ये मिड ब्रेन है, पॉन्स है, यहां पे 3rd नर्व का न्यूक्लियस है, यहां पे 6th नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक है। यहां पे आईज है, इधर उसका मीडियल रेक्टस है, इधर लेटरल रेक्टस, इधर मीडियल रेक्टस, इधर लेटरल रेक्टस, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, मीडियल रेक्टस को कौन सप्लाई कर रहा था, ठीक है, और लेटरल रेक्टस को कौन सप्लाई कर रहा था, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो ये ऑपोजिट से जोड़ेगा, ठीक है, और ये इधर से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया लेफ्ट MLF, ये हो गया राइट MLF, ठीक है। अब अगर लेफ्ट ऑप्थेल्मोप्लेजिया MLF का लेजन हो गया तो क्या होगा, इसको कब एक्टिवेट होना था, जब हम इधर देखना चाहेंगे तो ये वाला तो इसको मूव करा दिया, ये वाला नहीं मूव करेगा, और इसकी वजह से यहां पे निस्टैग्मस मिलेगा। तो बोलेंगे हमने किसका लेजन कराया, अभी इसका लेजन कराया था। तो लेफ्ट MLF के लेजन में क्या हुआ, एडक्शन फेलियर इन लेफ्ट आई विथ एबडक्शन निस्टैग्मस इन राइट आई। ये हो गया लेफ्ट का MLF लेजन, ठीक है। उल्टा करो, राइट का MLF लेजन में क्या होगा, जिधर का MLF उधर का एडक्शन फेलियर, ठीक है। ये भी MCQ पॉइंट है, ठीक है।
तो समझ गए बेसिक सा डायग्राम, इसको याद रखोगे कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हम ऊपर से आते हैं। थर्ड के प्रॉब्लम से क्या होगा, थर्ड नर्व के लेजन से क्या होगा। थर्ड नर्व क्या क्या सप्लाई कर रहा था, मीडियल रेक्टस, पुपिल का फाइबर, ठीक है, ये आईलिड को फाइबर को सप्लाई कर रहा था। यानी अगर आईलिड का फाइबर में थर्ड नर्व का लेजन हो गया तो क्या हो जाएगा वहां का टोसिस। पुपिल का अगर लेजन हो गया तो पुपिल क्या हो जाएगा, वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है कि सिंपैथेटिक फाइबर है, थर्ड नर्व पैरासिम्पैथेटिक। ये सारे से कैसे फाइबर लेके जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक लेके जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड नर्व का लेजन से आईज में पैरासिम्पैथेटिक फेलियर होगा तो आईज बड़े हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड नर्व की वजह से मीडियल रेक्टस अगर वीकनेस हो जाती है तो आईज कहां चले जाएंगे, आउट, ठीक है। फोर्थ के प्रॉब्लम से क्या होगा, सुपीरियर ऑब्लिक का प्रॉब्लम होगा। तो क्या होगा, अगर एक आंख में सुपीरियर ऑब्लिक की वीकनेस है, एक में नहीं है, तो जो इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट है वो अलग अलग हो जाएगी। तो यानी किसी को अगर डबल विजन हो रहा है तो टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट का अगर दो इमेज बन रहा है तो दोनों अगल बगल रहेंगे या ऊपर नीचे रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल डिप्लोपिया। वहीं थर्ड नर्व की वजह से अगर मीडियल रेक्टस गई तो एक आंख बाहर की तरफ चली गई, वो इमेज यहां कहीं बना रही थी, एक नॉर्मल है वो यहां कहीं इमेज बना रही थी, तो एक ऑब्जेक्ट का जो दो इमेज बनेगा वो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होगा। अगर सिक्स्थ का प्रॉब्लम हुआ, सिक्स्थ नर्व का लेजन, ठीक है, तो उसमें ये बाहर नहीं जा रही थी, मतलब अंदर की तरफ डेविएट हो जाएगी, ठीक है। फिर से इसमें कैसा डिप्लोपिया होगा, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया। बट थर्ड एंड सिक्स्थ में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सामने का चीज देखने के लिए डिप्लोपिया हो रहा है या दूर का चीज, बगल की चीज को देखने के लिए डिप्लोपिया हो रहा है। इधर का लैटरल रेक्टस गया हुआ है तो इधर तो मेरी आई मूव नहीं कर पाएगी, एक आंख, दूसरी मूव कर गई। अब यहां का जो इमेज का दो इमेज बनेगा, मतलब यहां से बन रहा था, जैसे जैसे दूर दूर इस तरफ जाएंगे इमेज का सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा, मतलब मोर अपार्ट जो दो इमेजेस होंगे वो लैटरल की तरफ के लिए ज्यादा होंगे। तो ये सिक्स नर्व का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर नजदीक की चीज को देखने के लिए हमको कन्वर्ज चाहिए था, अगर कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा है तो दूर की चीज तो शायद दिख भी जाए, नजदीक की चीज हमें दो दो दिखेगी, इधर वाले में उतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड नर्व के, मतलब सामने की चीज के लिए हो रहा है तो थर्ड नर्व, दूर या लेफ्ट या राइट लैटरल की चीज के लिए हो रहा है तो ठीक। थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, ठीक है। फिफ्थ का प्रॉब्लम है तो क्या होगा, फेस का सेंसेशन जाता है फिफ्थ के थ्रू, V1, V2, V3 पता है, ठीक है। उसके अलावा दो रिफ्लेक्सेज हैं जो फिफ्थ लेके जाते हैं, कॉर्नियल एंड जॉजर, दो मसल्स हैं जिनको सप्लाई करता है फिफ्थ, मैसेटर एंड टेरिगॉइड, ठीक है ना। कौन से फेरिंजियल आर्ट से आते थे, फर्स्ट, सेकंड से तो सेवेंथ वाला आता था, फर्स्ट ही आते हैं ना, ठीक। सेवेंथ में क्या होगा, फेस का सारे फेशियल मसल जाएंगे। नाउ सेवेंथ में समझना जरूरी है, यहां पे ये पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने,
ये पॉन्स में 7th का न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसका कंट्रोल कहां से आएगा? यहां से। और इसका कंट्रोल यहां से। ये न्यूक्लियस को यहां सप्लाई करना है, ठीक है। और इधर वाले को यहां करना है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि भाई राइट साइड का फेस को लेफ्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड का फेस को लेफ्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल करेगा। मतलब लेफ्ट वाले को राइट करेगा, राइट वाले को लेफ्ट करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा झोल इसमें ये है, ठीक है। क्या है झोल? इस अपर पार्ट को, ठीक है, इधर वाला जो अपर फाइबर आ रहा था वो भी सप्लाई कर दिया। ऐसे नहीं, इसको इधर भी दे दिया और थोड़ा सा इधर भी दे दिया, ठीक है। यानी अब देखो, समझो, अब प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है, ठीक है। इसके पहले तक तो सब कुछ ठीक था कि अगर यहां का प्रॉब्लम हुआ तो इधर का अपर और लोअर पार्ट दोनों जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। कॉम्प्लिकेट नहीं। कि अगर ये लेजन गया तो अपर पार्ट लोअर पार्ट का फेस दोनों जाना चाहिए, ठीक है। इधर का हुआ तो इसका अपर और लोअर दोनों जाना चाहिए। तो ये हो गया न्यूक्लियर या इंफ्रा न्यूक्लियर लेजन के लिए, ठीक है। दिक्कत क्या है कि इसके बाद ये यहां से आ रहा था और ये यहां से आ रहा था, कि अगर सुप्रा न्यूक्लियर लेजन हो रहा है यहां यहां या यहां कहीं भी हो रहा है तो ये दोनों पार्ट अफेक्ट होने की बजाय क्या हो रहा है, ये पार्ट बचा रह जा रहा है, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपर पार्ट को दूसरे साइड का नर्व भी सप्लाई कर रहा था, ठीक है। मतलब या ऐसे कहो कि ये वाला यहां से आ रहा है ना यहां पे, तो ये वाला फाइबर कहीं से आते हुए इसको सप्लाई कर दे रहा है। मतलब ये अगर अनअफेक्टेड रह गया तो अपर पार्ट को कंट्रोल कर ले रहा है, तो ये पार्ट स्पेयर्ड हो जा रहा है, ठीक है, चाहे यहां से करे या यहां से करे, ठीक है। वहीं जब एलिमेंट होगा और ये जो कंट्रोल कर रहा था वो कहां से कर रहा था, ठीक है, तो इसी के थ्रू कर रहा था। मतलब अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस यहीं से आएगा, या यहां से भी आ रहा है तो इसी के थ्रू होते हुए आ रहा है। मतलब फाइनली जो 7th नर्व निकल के आ रही है वो मिडिल ईयर के पास से है ना, यहाँ से ट्रेवर्स करते हुए यहाँ पे फोरामेन से निकलते हुए जो आएगी, ठीक है, वो अगर ये रास्ते में कहीं भी उड़ा तो ये तो पूरा उड़ गया। लेकिन अगर न्यूक्लियस के अलावा ऊपर कहीं से भी लेजन होगा, ठीक है, तो ये पूरा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर मतलब यहां से यहां तक कहीं प्रॉब्लम हुआ था, तो यहां से यहां तक अगर कहीं प्रॉब्लम है तो इस पार्ट को मतलब इस न्यूक्लियस को दोनों तरफ का सपोर्ट प्राप्त। नहीं समझे? कॉम्प्लिकेटेड है, समझ गए? मतलब दिस न्यूक्लियस इज हैविंग सप्लाई फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस गया तो फाइनल आउटपुट तो अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों का जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर अगर गया, ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ फेस के लिए एक्सक्लूसिवली इसके पास एक अलग से सपोर्ट प्राप्त है, ठीक है। यानी यहां पे भी हम कह सकते हैं कि इसको दो पार्ट में बांट दो, अपर फेस लोअर फेस। यहां से तो फाइनल न्यूक्लियस नर्व निकल करके आ रहा था, तो इसके आगे कहीं भी लेजन होगा तो ये पूरा जाएगा। लेकिन इसके ऊपर तो लोअर पार्ट ऑफ फेस के लिए तो दूसरे तरफ से आ रहा था, अपर पार्ट ऑफ फेस को दोनों तरफ से सप्लाई प्राप्त थी, ठीक है। यानी अगर ये जा रहा है तो ये पार्ट तो बचा हुआ रह जा रहा है ना, तो ये इस न्यूक्लियस का अपर पार्ट को स्पेयर कर देता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सुप्रान्यूक्लियर लेजन ऑफ फेशियल नर्व
या इंफ्रान्यूक्लियर लेजन ऑफ द सेवेंथ नर्व। ठीक है, चल 8th से क्या होगा? 8th से वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर दो पार्ट हैं उसमें, तो उससे सुनने में दिक्कत होगा और बैलेंस में वर्टाइगो हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, 9th 10th दोनों हमारे वोकल एपरेटस को सप्लाई कर रहे हैं, हमारे जो फेरिंग्स है उसको सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वेलोइंग एंड स्पीकिंग दोनों को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, 9th और 10th का अगर एलिमेंट टाइप का प्रॉब्लम होगा, मतलब न्यूक्लियर या इंफ्रा न्यूक्लियर प्रॉब्लम होगा, तो क्या होगा? ये फ्लैसिड हो जाएंगे। उसकी वजह से अगर कोई बोलेगा तो वोकल कॉर्ड तो फ्लैसिड है, उतने मोबाइल नहीं है, तो उसके बीच से एयर लीक कर जाएगी। तो जो क्वालिटी ऑफ साउंड होगी वो कैसी होगी? जैसे सरस्वती पूजा में बहुत चिल्लाने के बाद गला बैठ जाता है किसी का, या शादी में गीत वीत गाने के बाद किसी का गला बैठ जाता है, देखियो ना, मतलब वो कैसे ब्रीदी क्वालिटी ऑफ वॉइस। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लैसिड वीकनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड। सिमिलरली हमारे पास दो मैकेनिज्म है ड्यूरिंग स्वेलोइंग, एस्पिरेशन रोकने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म है, एपिग्लॉटिस का, ऊपर में पैलेट का। तो यहां से तो दोनों ट्यूब है ना, फीडिंग ट्यूब एंड एयरवे भी है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, एक को बंद होना है। तो जैसे ही हम स्वेलोइंग शुरू करते हैं, ऊपर में जाके फेरिंग्स बंद कर देता है नेजल वाले पोस्टीरियर एपरेटस को, और आगे एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को बंद कर देता है। अगर यह मैकेनिज्म फेल हो गई तो क्या होगा? एक तो एस्पिरेट करेगा नीचे, तो रिकरेंट कफ होगा ड्यूरिंग द स्वेलोइंग, साथ ही साथ कभी कभी नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड पार्टिकल भी होगा, ये एलिमेंट लेजन में होगा। तो स्पीच कैसा हो गया? ब्रीदी क्वालिटी और समटाइम्स नेजल इंटोनेशन इन द वॉइस। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला बंद भी नहीं हो पा रहा बोलते समय। ठीक है, तो ऐसा बोलते समय लगा इसे बकरी के मिमियाने जैसी आवाज आ रही है, ऐसा आवाज आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट क्वालिटी ऑफ स्पीच है। ठीक है, और एलिमेंट क्वालिटी ऑफ जो डिस्फेजिया है उसमें क्या होगा? नेजल रिगर्जिटेशन एंड रिकरेंट कफ। इसके उल्टे अगर किसी को यूएमएन हो रहा है तो क्या होगा? स्पाज्म हो जाएगा, यानी गले में कुछ छुआ नहीं कि वो लगेगा कि हम फटाक से वो दोनों रास्ता बंद कर दें। तो वो क्या बोलेगा कि जैसे ही कुछ खाते लगता है गले में कुछ फंदा सा लग रहा है, चोकिंग हो रहा है। ठीक है, तो चोकिंग लाइक सेंसेशन व्हाइल स्वेलोइंग इज फीचर ऑफ यूएमएन टाइप ऑफ डिस्फेजिया। बोलते समय क्या होगा? जैसे कि पूरे एपरेटस की, टंग की या जो फेरिंजियल मसल की टोन बढ़ी हुई रहेगी, उसको मूव करना उतना ही मुश्किल होगा। स्पास्टिक है तो हमें ज्यादा ताकत लगा के बोलना होगा, तो रुक रुक के एफर्टफुल फोर्सफुल ब्रीदिंग होगी, लेकिन उसकी स्पीड कम रहेगी। तो बोलते समय ऐसा लगेगा मैं बोलना चाह रहे कि, ताकत लगा करके बोलेगा, रुक रुक के बोलेगा, बहुत स्पीडली नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्पास्टिक स्पीच। ठीक है, 9th 10th 11th के लिए शोल्डर का। ठीक है, 12th के लिए टंग का। तो टंग फ्लैसिड है कि स्पास्टिक है ये देख सकते हो। ठीक है, फ्लैसिड होगा तो दोनों में मूव तो नहीं कर पाएगा, आप स्पैचुला से मूव करके देखोगे कि टंग कैसा फ्लैसिड है। एलिमेंट होगा तो उसमें फैसिकुलेशन आएगी, वेस्टिंग आएगी, ट्रॉफी आएगी। यूएमएन है, मूव करके देखोगे स्पास्टिक होगा। या कभी कभी स्पास्टिसिटी टेस्ट करने के लिए हम उसको बोलते हैं कि रैपिडली टंग प्रोट्रूड करो, अंदर करो, या बाएं दाएं मूव करो। ये फास्टली अगर नहीं मूव कर पा रहा है मतलब टंग स्पास्टिक है। ठीक है, इनिशियल स्टेज मैंने बताया था कि पूरी वीकनेस नहीं आएगी तो सिर्फ स्पास्टिसिटी वाले फीचर्स आएंगे। ठीक है, थक गए थोड़ा, मोटर फाइबर जाने से वीकनेस, एमएलएफ से आईएनओ, मिडलाइन क्रेनियल नर्व ये समझ गया, मेडियल लेमनिस्कस से कौन से लॉस होंगे? प्रोप्रियोसेप्शन जॉइंट पोजीशन, तो सेंसरी अटैक्सिया होगा। सिंपैथेटिक से लॉस होगा, हॉर्नर सिंड्रोम होगा। स्पाइनोसेरेबेलर से अटैक्सिया, इप्सिलेटरल सेरेबेलर काइंड ऑफ अटैक्सिया। सेंसरी अटैक्सिया अलग है, सेरेबेलर अटैक्सिया अलग है। सेरेबेलर अटैक्सिया में देख के भी वो नहीं चल पाएगा,
सेंसरी एटेक्सिया में देख के तो ठीक चलेगा, लेकिन जैसे ही आंख बंद करेगा गिरने लग जाएगा। ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक से पेन, टच, टेम्परेचर, सेंसरी पार्ट ऑफ फेस, फिफ्थ नर्व कीजर का सप्लाई हो रहा है इसमें। ठीक है। तो ये बेसिक एनाटॉमी अगर समझ गए, ठीक है, तो अब 3-4 सिंड्रोम की बात करते हैं। फटाफट तुम्हें लोग को बताना है। ये लास्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में फिर रिवीजन करेंगे। मान लो ये उसका मीडियल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है। ठीक है। अब अगर हम बोले, इधर हम मीडियल वाले लिखते हैं, इधर हम लैटरल वाले लिखते हैं। ठीक है। ये मीडियल मिड ब्रेन सिंड्रोम। ठीक है। क्या क्या जाएगा? थर्ड, फोर्थ, मिड ब्रेन में, और ये जाएंगे। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन की कहां है। ठीक है। थर्ड या फोर्थ में। ठीक है। तो यहां पे एक आता है, अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग है। वेबर सिंड्रोम। ठीक है। वेबर है थर्ड प्लस मोटर। ठीक है। मतलब जिधर का थर्ड गया उधर का तो मिड्रियासिस होगा, और थैलेमोप्लेजिया होगा, डिप्लोपिया होगा। मोटर मतलब दूसरे साइड की वीकनेस हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। यहां पे 2-3 और हैं, अब बाद में डिस्कस करता हूं। ठीक है। पॉन्स में मीडियल 6 MLF, कौन सा? मोटर, और इसको हम बोलते हैं मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम। ठीक है। हम बोल रहे हैं मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। क्या क्या जाएगा? 12th, कौन सा? मोटर, MLF आएगा यहां तक? नहीं आएगा। क्या आएगा? वो भी तो ऊपर। चलो मान लिया तुम्हारी बात। ठीक है। और कुछ नहीं? ठीक है। तो ये मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में वीकनेस होगी। 12th जाएगा सेंसेशन। कहां पे जाएंगे? ऑपोजिट पार्ट के। ठीक है। आ जाओ। लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम क्या होगा? 9th, 10th, 11th। और बोलते जाओ। स्पाइनोसेरेबेलर और स्पाइनोथैलेमिक। कहां के? स्पाइनोथैलेमिक कहां के? कॉन्ट्रालेटरल। ये इप्सिलैटरल। क्यों? ठीक है। नेक्स्ट सेंसरी फेस। कहां? इप्सिलैटरल। नेक्स्ट सिंपैथेटिक से क्या मिलेगा? हॉर्नर। तो लैटरल मेडुला में स्ट्रोक होने की वजह से वीकनेस हो रहा है क्या इसमें? दिस इज एमसीक्यू पॉइंट। व्हाट इज नोट सीन इन लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम? वीकनेस। ठीक है।
तो पेशेंट चलता फिरता लड़खड़ाता सा आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वीकनेस नहीं होती है, लड़खड़ाता है। बहुत बार अटैक्सिया एंड वीकनेस में डिफरेंशिएशन करना होता है। घर वाले बोलेंगे कि एक साइड का काम नहीं कर रहा। अब देखोगे पावर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे फिंगर नोज बोलेंगे ये इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। तो वो अटैक्सिया है। फेस में किधर का लॉस है, दूसरे साइड में किधर का लॉस है। अब हम होशियार हैं, फटाफट जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, तो हाथ से छू के बोलेंगे यहाँ पता चल रहा है, यहाँ पता चल रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं, एक जैसा पता चल रहा है। दोनों पैर में कोई फर्क, एक जैसा पता चल रहा है। तो बोलोगे इसको सेंसरी लॉस तो नहीं है। ये कौन सा है फाइबर, स्पाइनोथैलेमिक। डॉर्सल कॉलम तो इसका बचा हुआ था ना, तो टच तो वहां से जा रहा था, टच नहीं टेस्ट करना था भाई। अब पिन उठाइए, पिन प्रिक टेस्ट कीजिए, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। समझ में आ गया? बड़ा क्लासिकली मिलेगा कि हाँ इधर कम पता चल रहा है, ठीक है, पेन कम महसूस हो रहा है, टेम्परेचर कम महसूस हो रहा है, ठीक है, एंड हॉर्नर सिंड्रोम। तो ये पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मिलेगा समझ गए? लैटरल पॉन्स में कौन सा? sensory phase and then temperature term. ठीक है, ये सारे को बोलते हैं हम मैरी फॉक्स सिंड्रोम, ठीक है। चूंकि 6th और 7th नजदीक नजदीक है, ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। 6th प्लस मोटर मिलार्ड गुबलर, ठीक है, प्लस माइनस 7, क्यों? क्योंकि 6th के घूम के 7th जाता है ना। तो ऑल्दो 7th अलग है, बट उसका फाइबर चूंकि यहां से घूम के जा रहा था, इसीलिए 6 + 7 प्लस मोटर इज मिलार्ड गुबलर। तो 6 के जाने से लैटरल रेक्टस की पाल्सी होगी, बगल में MLF भी है, अगर वो भी इन्वॉल्व हो गया तो लैटरल रेक्टस के साथ साथ लैटरल गेज की भी पाल्सी हो जाएगी। गेज मतलब इधर देखने के लिए हमें क्या मूव करना है, इधर देखने के लिए क्या मूव करना है, तो दैट विल बी कॉल्ड फोवाइल सिंड्रोम, ठीक है। मतलब मिलार्ड गुबलर प्लस MLF इज फोवाइल सिंड्रोम। एंड फोवाइल वो है ये डॉर्सल पॉन्स के लेजन की वजह से होता है। MCQ पॉइंट, ठीक है, मतलब पॉन्स में भी डॉर्सल वाला पार्ट की वजह से MLF वहां पे जाता है, तो ये फोवाइल सिंड्रोम। तो मिलार्ड गुबलर इज 6 7 प्लस मोटर, ठीक है, फोवाइल इज प्लस MLF, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे ये मिड ब्रेन का कट सेक्शन है, ठीक है। ये है थर्ड नर्व न्यूक्लियस, ठीक है, उसके जस्ट बगल में एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस होता है। ये है सबस्टांसिया निग्रा, ठीक है। ये है क्रस सेरेब्राई मतलब मोटर फाइबर। ये है रेड न्यूक्लियस और ये है सेरेबेलर पेडंकल। कौन सा? सुपीरियर वाला, ठीक है, एकदम सिंपल डायग्राम, ठीक है। थर्ड नर्व यहां से निकलता है, ऐसे होके बाहर जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब लेजन कहां पे होगा, उसे क्या नाम बनता है, सो ठीक है। प्रॉब्लम यहां पे आया, क्या क्या गया? दिस इज कॉल्ड वेबर सिंड्रोम, ठीक है। क्या क्या गया यहां पे?
यहां पे प्रॉब्लम क्या क्या गया, प्लस रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस दूसरे पार्ट में मूवमेंट का फाइननेस को कंट्रोल करता है, पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। तो अगर रेड न्यूक्लियस जाएगा तो दूसरे पार्ट में एथिटोसिस, कोरिया या ट्रेमर हो सकते हैं दूसरे लिम्ब में, मतलब इप्सिलेटरल थर्ड नर्व, कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब में एथिटोसिस, कोरिया। और एक लेजन यहां पे करता हूं, इससे क्या होगा, जिस साइड का थर्ड नर्व उसी साइड का अटैक्सिया, और एक में इन दोनों को मिला दो, ठीक है। जो दोनों को कंबाइन कर दिए दैट इज क्लाउडी सिंड्रोम, ठीक है। तो क्लाउडी में क्या क्या मिलेगा, थर्ड गया तो उस साइड का ऑप्थेल्मोप्लेजिया, मिड्रियासिस, टोसिस, सेरेबेलर उसी साइड का लिम्ब में अटैक्सिया, रेड न्यूक्लियस दूसरे साइड का दूसरे लिम्ब में ट्रेमर। समझ गए। ये जो पीछे वाला पार्ट था उसको हम बोलते हैं नॉर्थनेगल सिंड्रोम, ठीक है। और आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेनेडिक्ट सिंड्रोम, ठीक है। ये सारे एमसीक्यू है पीजी एंट्रेंस के, ठीक है। तो बस ये फोटो याद रखना है, ज्यादा चीज नहीं है यहाँ पे। थर्ड नर्व, रेड न्यूक्लियस, सेरेबेलर, किसका किसका कॉम्बिनेशन से यहाँ पे 4 सिंड्रोम बन गए, ठीक है। पीछे नॉर्थनेगल, आगे बेनेडिक्ट, कंबाइन करने से क्लाउडीज, आगे में वेबर सिंड्रोम, ठीक है। मिलार्ड गुबलर, फोवाइल, फोवाइल में हमने क्या ऐड किया, लेटरल मेडलरी में क्या नहीं होता है, मोटर नहीं। मेडियल मेडलरी में क्या नहीं होगा, सेंसरी वाले सारे, ठीक है। मेरिफॉक्स में क्या होगा, ये सारे। समझ गए। तो रूल ऑफ 4 याद करके हम ये सारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। आपको एक हिस्ट्री मिल जाएगी कि एक पेशेंट आपके पास आता है, हाइपरटेंसिव डायबिटिक था, अचानक से उसको टोसिस हो गई, टोसिस होके दूसरे लिम्ब में वीकनेस आ गया, इतना ही था, वेबर सिंड्रोम था, ठीक है। एक पेशेंट था जिसको कि डिप्लोपिया हो रहा था, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, साथ में फेस की भी वीकनेस थी और गेज पाल्सी भी मिली और लिम्ब का भी वीकनेस था। फोवाइल सिंड्रोम की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह का डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। एक और मिलेगा कभी कभी पेरिनोड सिंड्रोम, कि यहाँ पे थर्ड नर्व का जो आपस में कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कॉमिस्योर। और जैसे हमने बताया कि ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए चाहिए, वर्टिकल मूवमेंट के लिए जो न्यूक्लियस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस ऑफ, यहां पे होता है, लिखते हैं काजल, पढ़ते हैं काल, ठीक है, जे वहां से गाड़ दें, तो इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस ऑफ काल, ठीक है, ये यहां पे होता है। तो अगर यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या होगा, अप गेज डाउन गेज वीकनेस होगा। और अगर ये दोनों तरफ का चला गया, ठीक है, तो बायलेटरल अप गेज पाल्सी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिनोड सिंड्रोम। ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पिनियल बॉडी होता है, तो पिनियल बॉडी का ट्यूमर से ये होता है मोस्टली। उसके अलावा और भी दुनिया भर के कारण है, बट जो एमसीक्यू वालों को इंटरेस्ट है पिनियल ट्यूमर में, हमने देखा नहीं है आज तक, बट कभी कभी रेयर चीज है एमसीक्यू में, मतलब, ठीक है। तो ये कुछ ब्रेनस्टेम सिंड्रोम थे, इसको रटने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। इस डायग्राम को, इस रूल ऑफ 4 को अपने से प्रैक्टिस करना, बिना देखे बनाने की कोशिश करना, तो सारे ब्रेनस्टेम सिंड्रोम आपको याद हो जाएंगे। आगे फिर हम इसका लोकलाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये पीजी एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, भले आपको एमबी के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लाइफ लॉन्ग काम तो देगा ही, ठीक है। खत्म करते हैं। कुछ डाउट? पूरा डाउट ही है, ज्यादा हेवी हो गया। हाँ, लेटरल साइड में मिड ब्रेन में कोई ऐसा सिंड्रोम नहीं, ये सारे थे ना, क्योंकि वहां की एनाटॉमी मतलब थोड़ी सी अलग है, इसीलिए, ठीक है।
ठीक है।